गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कई बच्चों के रिक्वेस्ट से ये टॉपिक लेकर आई हूँ, एमलगमेशन। इसमें हम एमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन सब कवर करेंगे। सबसे पहले एमलगमेशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो ये आता है AS 14 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार उसमें आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये AS कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है? AS 14। और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 230। अब मैं एक डायग्राम के साथ आपको एमलगमेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले कंपनी A जो है एमलगमेटिंग कंपनी है, कंपनी B भी एमलगमेटिंग कंपनी है। अब एमलगमेशन जब इनका होगा तो क्या बनेगा? एमलगमेशन जब बनेगा तो हमारी बनेगी न्यू कंपनी। ठीक है, कैसे? Amalgamation of company A and B, this amalgamation results in the formation of new company। न्यू कंपनी मतलब A B बनेगी। जैसे एक का नाम है बाल और एक का है गंगा, तो बाल गंगा। ठीक है, ये हमारी न्यू कंपनी बन गई। ना वो A कंपनी बची ना वो B कंपनी बची। ठीक है, किसी के भी इन दोनों में से किसी एक की एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों की मिलाकर एग्जिस्टेंस बनी तो A B एग्जिस्टेंस बनी। नेक्स्ट, अब इनके एक एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, अगर किसी कंपनी को अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, अपनी गुडविल बढ़ानी है या अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी है सेल्स की, तो वो क्या करेगा? एमलगमेशन कर लेगा। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी। लेकिन एक शर्त है, जिस कंपनी के साथ उसको प्रॉफिट लगेगा कि इस कंपनी के साथ मेरे को प्रॉफिट होगा, उसी कंपनी के साथ वो एमलगमेशन करेगा। अब ये एमलगमेशन आया कब है? Came into effect on April 1995। 1 अप्रैल 1995 को आया है एमलगमेशन, 1995 को आया है। ठीक है, नेक्स्ट, एमलगमेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्म है। वो पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्म कौन, मतलब इनमें से कौन सा है? एमलगमेशन, टेक ओवर, मर्जर या फिर कुछ और नाम दे देंगे। तो आपको बताना है एमलगमेशन एक फॉर्म है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट, in this there is a combination of two or more companies either by takeover or merger। या तो वो टेक ओवर से उस कंपनी को कंबाइन कर सकते हैं या फिर मर्जर से। अब टेक ओवर जो, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट कंपनी, मैं फर्स्ट लिखना भूल गई थी या उसको खा गई थी ये सब पता नहीं, लेकिन फर्स्ट मैंने फिर ऊपर लिख दिया। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट कंपनी विद अनदर सेकेंड कंपनी, इन दिस केस अ स्मॉलर कंपनी फ्यूजेस इट्स मतलब इनटू अ लार्जर वन। जो छोटी कंपनी है वो फ्यूज हो गई, मतलब अपना उसने कंट्रोल छोड़कर दूसरी कंपनी के हाथ में आ गई। ठीक है, बड़ी जो कंपनी है उससे, वो छोटी कंपनी थी। छोटी कंपनी क्योंकि अब कंट्रोल करने के एबिलिटी नहीं रखती, तो इसलिए वो लार्जर कंपनी के अंडर आ गई। तो मतलब दोनों एमलगमेट हो गई, मतलब उसने एब्जॉर्ब कर लिया। बड़ी, हमेशा बड़ी चीज ही छोटी चीज को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी कंपनी जैसे बी कंपनी बड़ी है तो वो ए को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट कंपनी विद अनदर सेकेंड कंपनी, इन दिस केस smaller company fuses into a larger one and thereby loses its existence। इसलिए smaller company अपनी existence को lose कर देती है। ठीक है, तो क्योंकि अब लार्जर कंपनी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो क्या बन जाएगी? जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, अल्फा लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड। अल्फा ने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो वो बीटा लिमिटेड, मतलब अब आप पूछेंगे कि ये बनेगी कौन सी कंपनी, तो ये जो बड़ी कंपनी होगी, बड़ी लार्जर कंपनी, उसका नाम आएगा अल्फा लिमिटेड हो गई ये। ठीक है, नाउ देखो मर्जर में क्या आएगा। मर्जर में होगा टू और मोर एंटिटीज फ्यूजेस टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज फ्यूज कर देती हैं, दो या दो से ज्यादा, जैसे XYZ, तो दो से ज्यादा हो गई, उन्होंने फ्यूज कर दिया टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, उनको न्यू कंपनी बनानी, तो क्या बनेगा? XYZ लिमिटेड। किसी भी एक का नाम नहीं आएगा, तीनों का नाम आएगा। ठीक है, मर्जर में क्या होता है? एक न्यू कंपनी बनती है। मतलब मर्जर, देखो टेक ओवर और मर्जर ये दोनों इसी के पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि इन दिस देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, या तो इससे या इससे। तो एमलगमेशन इन दोनों, मतलब एमलगमेशन के ये दो पार्ट है, या तो टेक ओवर एब्जॉर्प्शन से या फिर मर्जर से। तो इसमें भी न्यू एंटिटी
बनती है, फॉर्म होती है। जबकि तो अभी इसमें है वेयर इन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ टू एंटिटीज वैनिशेस, ठीक, एंड फॉर्म कंपनी सो फॉर्म्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक जो नई कंपनी बनती है ना वो एग्जिस्टेंस में आती है, बाकी दो अपनी कोई भी अगर 3 है तो कोई 2 अपनी एंटिटी खो देगी, अगर 2 कंपनी है तो कोई एक आइडेंटिटी अपना खो देगी कंपनी। तो इसलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म अल्फा बीटा लिमिटेड। तो अब न्यू कंपनी का नाम क्या हुआ, अल्फा बीटा लिमिटेड। मतलब अल्फा और बीटा 2 कंपनी थी, तो अल्फा ने अपना खो दी और बीटा ने भी अपनी आइडेंटिटी खो दी, तो इसलिए जो न्यू कंपनी बनी वो अल्फा बीटा लिमिटेड बनी। अब अल्फा को अलग और बीटा को अलग कोई नहीं जानता, वो जानते हैं अल्फा बीटा एक कंपनी है, ठीक है, दोनों ने अपनी खो दी एग्जिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा कि एमलगमेशन में कंपनीज दैट वूंड अप, एमलगमेशन में जो कंपनीज होती हैं जो वूंड अप होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको वेंडर बोलते हैं। देखो एक कंपनी, मतलब एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसको टेक ओवर करेगी, तो ये कौन सी कंपनी है हमारी, वेंडर। ये कौन सी कंपनी है, वेंडी। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि एमलगमेशन में कंपनी जो वुंड अप होती है, जो वुंड अप करती है, तो उसको बोलते हैं वेंडर। और ट्रांसफरर कंपनी, ये ट्रांसफर कर रही है ना इसको, तो ट्रांसफरर तो ये हुई। ऑन द अदर हैंड न्यू कंपनी दैट एक्वायर्स द लिक्विडेटिव वंस, अब इसने इसको एक्वायर कर लिया है, ठीक है, दूसरी वेंडर कंपनी से, तो कंबाइंड इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफरी डबल ई कंपनी, ठीक है। नाउ मर्जर, कंपनी ए इज एन एक्वायरिंग कंपनी, कंपनी ए क्या है, एक्वायरिंग कंपनी। कंपनी बी क्या है, इज एक्वायर्ड कंपनी। ए एक्वायरिंग कंपनी हो गई हमारी, एक्वायरिंग, और ये हो गई एक्वायर्ड, क्योंकि ये मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर, मतलब दोनों अपनी न्यू आइडेंटिटी बना लेंगे ए बी, ठीक। अब ये जब मर्ज होंगे ये, तो मर्जर ऑफ कंपनी ए एंड बी, मर्जर रिटेन्स नेम ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ये इसमें हमने पिछले में पढ़ा था कि मर्जर ए बी न्यू कंपनी बनाती है। अब देखो मर्जर अब एक अलग केस है, वो मर्जर एमलगमेशन का था, ये मर्जर अपना एक अलग मर्जर टॉपिक है। इसमें क्या, एक्वायरिंग कंपनी अपना नाम रखती है। जैसे एक्वायरिंग कंपनी कौन है, यहाँ पे ए थी ना, एक्वायर ये कर रही है इसको, तो इसका नाम आएगा, ए कंपनी बचेगी, इसका नाम आएगा। मर्जर रिटेन्स नेम ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। देखो जब एमलगमेशन में आए कि एमलगमेशन के मर्जर में जो कंपनी अगर वूंड अप हुई या लिक्विडेट हुई, तो उसमें कैसी कंपनी बनेगी, न्यू कंपनी या ओल्ड कंपनी, या फिर क्या बोलते हैं, और परचेजर कंपनी, ऐसे आएंगे नाम, तो आपको बोलना है न्यू कंपनी। लेकिन इसमें अगर पूछें कि मर्जर में लिक्विडेट होने के बाद कौन सी कंपनी बनेगी, न्यू कंपनी, टेक ओवर कंपनी, या फिर परचेजिंग कंपनी, या फिर एक्वायरिंग कंपनी, तो आपको एक्वायरिंग कंपनी पे टिक करना है मर्जर के केस में। लेकिन अगर अंडर एमलगमेशन आए मर्जर का टॉपिक, तो वो न्यू कंपनी है। अब दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मर्जर ऑफ कंपनी ए एंड बी, मर्जर रिटेन्स नेम ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। यहां पे एक्वायरिंग कंपनी थी ए, तो ए ने इसको एक्वायर्ड किया ना, एक्वायर कर लिया। तो ये हमारी, देखो इसमें पढ़ो कि जो एमलगमेशन है, कंपनी दैट वूंड अप आर टर्म्ड एज, जो वूंड अप होगी, जो लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट बी हो रही है, ये हो गई हमारी वेंडर कंपनी। और ए जो कि उसको टेक ओवर कर रही है, ये हो गई हमारी वेंडी कंपनी। वेंडी, वेंडर, देखो ऐसे याद रखो, ये लिक्विडेट होगी, ये मतलब अब जाएगी, ये ट्रांसफर कर रही है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफरर। ट्रांसफरर, ये इसको ट्रांसफर कर रही है कि हाँ भाई हमारी ओनरशिप, हमारे एसेट लायबिलिटी सब ले लो, तो ट्रांसफरर, तो ये वेंडर, ठीक, जो लिक्विडेट होगी, और जो ले रही है वो वेंडी ट्रांसफरी। ओके, अब सेक्शन ये किसका है, मर्जर का, सेक्शन 232। एमलगमेशन का क्या था सेक्शन, भाई हमें याद है 230 है उसका, ठीक है, ऐसे ही रटना है सारे, फिर जो भी पेपर में आए फिर तो बस हमें तो सब आता है। नेक्स्ट, एमलगमेशन और मर्जर दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब
हैपन्स व्हेन बिगर कंपनी एक्वायर स्मॉलर। ये तब होता है जब कंपनी, बड़ी वाली कंपनी एक्वायर कर लेती है छोटी कंपनी को। ठीक, ये सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मर्ज फॉर साइनर्जी। ये क्या करते हैं, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन, जैसे बिस्किट्स की कंपनी है तो पार्ले जी ने और ऐसे ही उसने अगर हमारे कॉम्प्लान शुरू कर दिया, उसको सबको मर्ज कर लिया तो ताकि बड़ा मार्केट शेयर अपना एक्वायर कर सके मार्केट में। ठीक है, तो मर्ज इसलिए होते हैं मर्जर में। ये क्यों होते हैं, ताकि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करके उसका भी प्रॉफिट, अर्निंग और शेयर ये सब बड़ा कर दे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स क्या है, टाइप्स है इसका नेचर ऑफ परचेज, इसका नेचर ऑफ मर्जर। इसके ये एमलगमेशन के हैं, परचेज और मर्जर। मैंने बताया था ना, टेक ओवर परचेज ही होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और मर्जर तो मैंने बताया ही आपको। ठीक है, टाइप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिवर्स और कोजेनरिक। हॉरिजॉन्टल जो सेम होती है, सेम लाइन अगर किसी की है, बिस्किट्स, कॉम्प्लान्स, इन सब की। वर्टिकल ऐसे मतलब एक वाली कंपनी का दूसरी वाली कंपनी से, या फिर एक बिजनेस का दूसरी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। एक प्रोडक्शन है, एक मार्केटिंग है, एक फाइनेंस है, तो इन तीनों का अपना अपने अपने काम है, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वर्टिकल रिलेशन है हमारे ऐसे। हॉरिजॉन्टल ये। ठीक है, रिवर्स मतलब आगे से पीछे। ठीक है, कोजेनरिक का मैं बाद में बताऊंगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे टाइप्स आपको याद रखने हैं, 4 टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्वायरिंग कंपनी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। एक्वायरिंग कंपनी अपनी आइडेंटिटी रखती है। ठीक है, एंड स्मॉल कंपनी मतलब एमलगमेशन में आपको पता है ना, जो बिगर वाली कंपनी अगर वो एक्वायर कर रही है तो वो क्या हो गई हमारी एक्वायरिंग कंपनी, तो वो तो अपनी आइडेंटिटी रखेगी, है ना। तो एक्वायरिंग कंपनी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्मॉल कंपनी लूजेस, और जो स्मॉल कंपनी है वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। नेक्स्ट, एक्वायरिंग कंपनी रिटेन्स आइडेंटिटी। अभी आपने मर्जर में पढ़ा था, कंपनी ए जो है एक्वायरिंग कंपनी थी, तो इसमें कोई बिगर या फिर स्मॉलर नहीं है। इसमें सिर्फ साफ साफ ये बोला गया है कि अमलगमेशन जो वुंड अप हो रही है, जो लिक्विडेट होगी, यानी कि बी, वो क्या थी हमारी थी वो वेंडर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी। और जो ए कंपनी थी वो एक्वायरिंग थी, वो बी को एक्वायर कर रही थी, तो वो एक्वायरिंग कंपनी ही अपना नाम रखेगी। ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर याद रखना कि हाँ, एक्वायरिंग कंपनी रिटेन करती है आइडेंटिटी, तो ए का नाम पड़ा था उस पर। और यहाँ एक्वायरिंग कंपनी रिटेन्स इट आइडेंटिटी एंड स्मॉल कंपनी लूजेस, तो यहाँ क्या आएगा हमारा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, एमलगमेशन, न्यू कंपनी फॉर्म होती है। मर्जर में एब्जॉर्प्शन या फिर जो एक्वायर कर रही है कंपनी उसका नाम आएगा। एमलगमेशन में न्यू कंपनी जो कि ए बी बनी थी हमारी, याद करो, है ना, ए बी बनी थी ना। नेक्स्ट, ये लेस पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कंपनी चाहती है भाई कि हमारा भी नाम हो। छोटी कंपनी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनका नाम होना कोई वो हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए ये लेस पॉपुलर है। मर्जर ये मोर पॉपुलर है, क्योंकि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जो अगर छोटी एक्वायर करना चाहती है बड़ी वाली को, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन फिर भी क्या पता हो जाए, स्मॉल वाली कंपनी का ज्यादा अच्छा शेयर हो मार्केट में, प्रॉफिट अर्निंग अच्छी हो, लार्ज वाली की कम हो, तो इसलिए हो सकता है कि वो स्मॉल वाली लार्ज वाली को भी एक्वायर कर सकती है। तो एक्वायरिंग कंपनी इस केस में कौन सी हो जाएगी? स्मॉल वाली कंपनी, जो जैसे कि ए अगर स्मॉल कंपनी है और बी, ए स्मॉल है, ठीक है, और बी बिगर कंपनी है, तो इसने इसको एक्वायर किया, ठीक है, तो इसमें इसका नाम होगा ए कंपनी का। लेकिन इसमें क्या था एमलगमेशन में कि जो बिगर कंपनी थी ना, सिर्फ उसी का ही नाम होगा, तो इस केस में एमलगमेशन के केस में बी का नाम होना था। तो इसलिए मर्जर मोस्ट पॉपुलर, मतलब बहुत अच्छी चल रही है आजकल मार्केट में, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का भी जो भी एक्वायर कर रही है उसका नाम होगा। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि स्मॉलर या बिगर किसका नाम होगा। नाउ अब देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। एग्जिस्टिंग कंपनी इज गोइंग ऑन, जो पुरानी कंपनी है या एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम, वो चलती रहेगी। जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट होते हैं इसके अकाउंट्स के, तो वो वैसे ही कह रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उसी अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर बात कर रहा है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी इज गोइंग ऑन। Next, external reconstruction. A new company is formed by the existing shareholder of old company. New company क्या करती है? बनाती है existing shareholders को ही, जो पुरानी कंपनी के होते हैं, उनके एसेट और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लेती है।
नई कंपनी बनती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो पुरानी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उन्हीं को ही वो अपनी कंपनी में रख लेती है, नई कंपनी में, और उसके पुरानी वाली के एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लेती है। अब नेक्स्ट है हमारा नो कंपनी इज लिक्विडेटेड। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, लेकिन इसमें वन कंपनी लिक्विडेट हो जाती है एक्सटर्नल में, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स कोर्ट्स कंफर्मेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोर्ट कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल में कोई जरूरत नहीं है कोर्ट कंफर्मेशन की, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोसेस है, और मतलब स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, और टेडियस है, थका हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक। और ये एक्सटर्नल कैन बी कैरीड आउट क्विकली, ये बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाता है एक्सटर्नल वाला, ठीक है। एक्विजिशन, अब एक्विजिशन में क्या आएगा हमारा, एन एक्विजिशन इज व्हेन कंपनी परचेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ अनदर कंपनीज शेयर। एक्विजिशन मैंने बताया पहले, जैसे एब्जॉर्प्शन था वो तो खैर पूरी पूरी कंपनी को ही एब्जॉर्ब कर लेते थे, लेकिन एक्विजिशन तब होता है जब एक कंपनी परचेज कर लेती है मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अनदर्स कंपनी शेयर्स, ये सिर्फ शेयर्स खरीद लेती है, एंड टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का, ठीक है। इसमें क्या कर रही है वो 50% शेयर्स को, 50 या 50 से ज्यादा, मतलब 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स को उसको एक्वायर करने पड़ते हैं, ताकि उसका जो कंट्रोल है कंपनी का वो उसके हाथ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद परचेजिंग मोर देन 50% ऑफ टारगेट फर्म स्टॉक, मेक डिसीजन अबाउट न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी शेयर होल्डर। इसमें कंपनी के शेयर होल्डर की कोई जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी पहले, पुरानी ओल्ड, तो अब जब तुम न्यू कंपनी में उसको कर रहे हो कन्वर्ट, तो क्या होगा कि 51% जैसे ही तुम एक्वायर कर लोगे तो तुम खुद एबल हो जाओगे डिसीजन बनाने के, इसमें तुम्हें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है शेयर होल्डर से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है। तो आज हमने एमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, एक्सटर्नल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।